Hello students, myself Ganesh Chauhan, senior faculty, CLC सीकर। आपको आज मैं थर्ड लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ साइटोलॉजी का। अभी तक हम लोगों ने सेल क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के। इसके बाद में हमने सेल थ्योरी की स्टडी की। एक यूकैरियोट में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंस होते हैं, उन पर कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये सारी एक्सप्लेनेशन की। सेल थ्योरी की स्टडी की है अभी। अब हम सेल वॉल की स्टडी करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है या हेडिंग है वो है सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति एक रक्षात्मक आवरण होता है जो मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है। ये बात स्वान ने भी कही थी। स्वान का कहना था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का विशिष्ट लक्षण कोशिका भित्ति होती है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता, लेकिन सेल वॉल मोनेरा के सदस्यों में होता है। मोनेरा से मतलब है बैक्टीरिया आदि। प्रोटिस्टा में कुछ सदस्यों में इसकी प्रेजेंस होती है, फंगस में इसकी प्रेजेंस होती है, लेकिन एनिमल्स में इसकी प्रेजेंस नहीं होती। अब ये है कोशिका भित्ति है क्या। तो सेल वॉल के रेस्पेक्ट में हम कुछ खास पॉइंट्स स्टडी करें तो कोशिका भित्ति है क्या। यह है कठोर, मजबूत, पारगम्य, रक्षात्मक आवरण होता है। जो आकृति, आकार, संरचना, नियंत्रित करता है। इसके द्वारा रक्षा एवं यांत्रिक सहारा प्रदान किया जाता है। ये कोशिका के बाहर एक प्रोटेक्टिव बड़े बड़े माइक्रोमॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, विभिन्न पदार्थ हैं, उन्हें कोशिका में अंदर आने से रोकता है। इसके बाद में यांत्रिक सहारा भी देने का काम करता है। आउटर मोस्ट सतह से ये प्रोटेक्शन करता है, प्लस मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। कायदेे से कहा जाता है कि कोशिका भित्ति की जो खोज की थी वो वास्तव में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी, जिसे कॉर्क में उन्होंने सेलुला नाम दिया था, वो वास्तव में कोई और नहीं, वो कोशिका भित्ति थी।
उन्होंने जो चैम्बर नुमा स्ट्रक्चर देखे थे कि जो आउटर कवरिंग थी वो सेल वॉल ही थी, तो कह सकते हैं इसे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने अध्ययन किया। ने देखा, डिस्कवरी। कहा जाता है कि हर्डविंग नामक साइंटिस्ट ने इनको डिटेल में पढ़ा था। अब इसके बाद में आती है कि आखिर इसकी उपस्थिति कहाँ है सेल वॉल की। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, आखिर सेल वॉल कहाँ है? तो प्लांट सेल, प्लांट सेल, इसमें ये बने हुए हैं पैक्टिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। इससे बने हुए हैं। शैवाल के केस में ये किससे बने हैं? शैवाल, ये है सेल्यूलोज, मेनेंस, गैलेक्टेंस, गैलेक्टेंस, मेनेंस, सेल्यूलोज, पैक्टिन तथा मिनरल्स। सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस तथा कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित। इसके बाद में हम फंगस की बात करें, कवक। कवक में ये बने होते हैं काइटिन, काइटिन पदार्थ से बने होते हैं। इसके बाद में सेल्यूलोज भी है, लेकिन वो काइटिन सेल्यूलोज या फंगल सेल्यूलोज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में कुछ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डाइटम्स, डेस्मिड्स, तथा अवपंक कवक के बीजाणु पर उपस्थित। मोनेरा में किससे बनी है ये? मोनेरा, मोनेरा में ये बनी है पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। इन पदार्थों से ये सेल वॉल बनी होती है। अब बात ये आती है कि आखिर पौधों में इसका निर्माण कौन करता है और प्रोकैरियोट में इसका निर्माण कौन करता है? तो यहाँ लिखा जाएगा
प्रोकैरियोट कोशिका भित्ति झिल्ली मीजोसोम द्वारा निर्मित। प्रोकैरियोट कोशिका में इसे मीजोसोम, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मीजोसोम या झिल्ली के द्वारा बनाया जाता है, जबकि यूकैरियोट में इसे गोल्जी बॉडी बनाता है, तो निर्माता कौन हुए? कहा जाता है कि सेल वॉल इन प्रोकैरियोट प्रिपेयर बाय मेम्ब्रेन या फिर मीजोसोम, while the cell wall of eukaryote prepared by गोल्जी बॉडी। यूकैरियोट में गोल्जी बॉडी से और प्रोकैरियोट में मीजोसोम या झिल्ली से बनते हैं। कंपोनेंट क्या हैं मैंने आपको ये बता दिए। इनमें ये पाए जाते हैं। मोनेरा में एक खास बात है, माइकोप्लाज्मा में अनुपस्थित। माइकोप्लाज्मा में अनुपस्थित, ये एक्सेप्शनल केस है। इसके बाद में यहाँ निर्माता की बात हो गई, प्रेजेंस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि आखिर कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल वॉल। आखिर सेल वॉल के प्रकार कितने हैं? तो मेजोरिटी में इन्हें हम दो प्रकार मानते हैं, एक प्राइमरी सेल वॉल, एक सेकेंडरी सेल वॉल। ये चीजें बड़े ध्यान से समझना का है। प्राइमरी सेल वॉल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? अगर हम छोटे से डायग्राम में इसकी एक्सप्लेनेशन दें तो ये प्राइमरी सेल वॉल होगी, ये इसकी लोअर सरफेस पर सेकेंडरी सेल वॉल होगी और फिर इसके नीचे मेम्ब्रेन प्रेजेंस होगी ऐसे। तो प्राइमरी सेल वॉल ये है सेकेंडरी सेल वॉल एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये इनकी लोकेशन है, ये इनकी पोजीशन। तो सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल की बात की जाए, आखिर ये कहाँ है? अच्छा, यहीं पर एक बात और समझी जा सकती है कि प्राइमरी सेल वॉल ये सपोज दो सेल हैं कुछ इस तरीके से, इन दोनों के बीच में यहाँ है मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला की पोजीशन, ये मिडिल लेमेला। इसमें हम प्लाज्मोडेस्माटा को भी यहाँ स्टडी कर सकते हैं। ये मिडिल लेमेला है। इसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल की जो लोअर सरफेस होगी उस पर हमें नजर आएगा सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी सेल वॉल, ऐसे।
कुछ इस तरीके से। ये आपके लिए सेकेंडरी वॉल है। ये यहाँ पर मेम्ब्रेन है। तो होता ये है कि जहाँ पर सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट नहीं होती है उस जगह यहाँ कुछ एक खास संरचना बनती है जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये डेस्मोटिब्यूल मौजूद होते हैं। इनके ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो इसकी मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन इसकी इस तरीके से प्रेजेंस रहती है। सपोज ये एक सेल है, यहाँ पर ये बी सेल है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी सेल। तो इन दोनों को आपस में जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कैसे हो रहा है? यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल ये बाद में डिग्रेड हो जाता है, डिमिनिसेंस हो जाता है प्राइमरी सेल वॉल। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे मिडिल लैमेला, हिंदी में कहेंगे मध्य पट्टलिका। ये मध्य पट्टलिका। तो दो प्लांट सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है वो मिडिल लेमेला करता है। मिडिल लेमेला खासतौर से कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। इसकी जो दोनों साइड होती हैं, जो ब्लैक कलर से अपन देख रहे हैं, ये प्राइमरी सेल वॉल रिमेनिंग। कहा जाता है कि जब सेकेंडरी सेल वॉल बनने लगती है तब वहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे ग्रोथ रुक जाती है या फिर वो धीरे धीरे अपघटित होने लगती है। सेकेंडरी वॉल के लोअर सरफेस पर इनर साइड में मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन मानेंगे। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। फिर से ध्यान से समझें। सेल मेम्ब्रेन ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी। सेल वॉल मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर सेकेंडरी, उसके ठीक ऊपर में भी प्रेजेंस प्राइमरी, बीच में दोनों प्राइमरी सेल वॉल के बीच में यहाँ पर मिडिल लेमेला आवश्यक रूप से पाया जाएगा। इनका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये जो चीज़ होती है इसे हम कहते हैं डेस्मोटिब्यूल। डेस्मोटिब्यूल। और इस टोटल संरचना को हम प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं। डेस्मोटिब्यूल के लिए कहा जाता है कि दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ SAR, मॉडिफिकेशन ऑफ SAR के मॉडिफिकेशन। इनके थ्रू एक सेल से दूसरी सेल में सब्सटेंसेस पास आउट होते हैं। तो अब हम टाइप्स के बाद में इसी के बेसिस पर बात को समझें। यहाँ पर सबसे पहली जो सेल वॉल है वो है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है, मुख्य घटक, ये जो मुख्य घटक होता है वो है हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट का संयुक्त स्वरूप होता है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म होता है। दिस इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। ये इसमें कई कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स मिक्सअप होते हैं, मिक्सचर होता है।
हेमिसेलुलोज, इसे कंपैरेटिवली लचीला माना जाता है। एक बात बड़े ध्यान से समझने लायक है कि प्राइमरी सेल वॉल उन्हीं कोशिकाओं में खास तौर से पाई जाती है जो जीवित होते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो लिविंग प्लांट सेल है उसे एंडोसाइटोसिस के जरिए वाटर को इनटेक करना होता है, जिससे कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और उसके बाद में इसमें से जब वाटर इजेक्ट होता है तो उसका साइज छोटा होता है। इस तरीके से सेल वॉल को एक फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है एज कंपेयर टू नॉन लिविंग सेल, और इसीलिए हेमिसेलुलोज की मात्रा इसमें ज़्यादा बताई जाती है। हालांकि सेलुलोज भी प्रेजेंस होता है, लेकिन वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए ये जीवित कोशिका की बाहरी सतह पर ही पाई जाती है। अजीवित में सामान्यतः या तो इसकी ग्रोथ अवरुद्ध हो जाती है या फिर डिग्रेड हो जाती है। तो उपस्थिति कहाँ होगी? उपस्थिति के नाम पर मृदूतक जिसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं, इसके बाद में स्थूलूतक, ऊतक, इसे हम कॉलिनकाइमा कहते हैं, एंड विभज्योतक। मेरिस्टेम में ही यह प्रेजेंस होता है। हम देख पा रहे हैं कि मिडिल लेमेला के ठीक बाहर यहाँ प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल को आपस में जोड़ने का काम करता है मिडिल लेमेला। अब इसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल की प्रेजेंस कहाँ है? तो सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति, मुख्य घटक होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इसमें मुख्य कंपोनेंट के फॉर्म में पाया जाता है। कहा जाता है कि ये ज़्यादा कठोर है। सेल्यूलोज लगभग 90% से भी ज़्यादा होता है। ये रिजिड है। सेकेंडरी वॉल हमेशा वहीं पाई जाती है जहाँ कहीं ना कहीं वो नॉन लिविंग होते हैं, इनको रिजिडिटी, हार्डनेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी उपस्थिति कहाँ होगी? स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ ऊतक, या कहें तो स्क्लेरेन्काइमा। ये इनके लिए कहा जाता है कि ये अधिक कठोर हैं, अधिक कठोर, प्राथमिक प्राइमरी सेल वॉल की निचली सतह पर स्थित। कहा जाता है, आगे चल के पढ़ाया भी जाएगा, कि बॉर्डर पिट, जो सिंपल पिट और बॉर्डर पिट होते हैं, वो उन्हीं जगहों पर बनते हैं जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होती है या अनुपस्थित पाई जाती है। अब तो सेकेंडरी सेल वॉल में मेनली होता है सेलुलोज। अच्छा, इसके बाद में हम बात करेंगे मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला ये हिंदी में कहलाता है मध्य पट्टलिका। मध्य पट्टलिका, इसका जो मेन कंपोनेंट है, मुख्य घटक, कैल्शियम पैक्टेट, इसका मुख्य घटक है।
हालांकि इसमें मैग्नीशियम पैक्टेट भी पाए जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने कैल्शियम पैक्टेट की बात करी है। पैक्टिन सब्सटेंस पाया जाता है। मिडिल लेमेला एक ग्लू, गोंद की तरह काम करती है। दो पास पास स्थित कोशिका, जो पादप कोशिकाएं हैं, उनकी प्राथमिक कोशिका भित्ति को आपस में जोड़ने का काम करती है। कहा जाता है कि इन्हीं की वजह से कोशिकाएं एक दूसरे से अटैच रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। जो कच्चे फल होते हैं उनमें ये कठोरता पूर्वक मौजूद होते हैं मिडिल लेमेला। इस वजह से दो कोशिकाओं का आपस में जो जोड़ होता है, जो अटैचमेंट होता है, वो जटिलता पूर्वक होता है, इसीलिए वो कच्चे फल कठोर होते हैं। लेकिन जब फल पक जाते हैं तब ये जो मिडिल लेमेला है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं। डिग्रेड होने पर एक्चुअली सेल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इसीलिए पके फल एज कंपेयर ज़्यादा मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जूसी होते हैं। तो ये मिडिल लेमेला की वजह से ही बताया जाता है। इसीलिए हम इसे ग्लू यानी कि गोंद की परत भी कहते हैं। मिडिल लेमेला के लिए एक और ख़ास बात है कि जहाँ अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होंगे वहाँ तो ये मिडिल लेमेला सतत रूप में पाया जाएगा, लेकिन जहाँ कोशिकाएं अंतरकोशिकीय अवकाश युक्त होंगी वहाँ ये मिडिल लेमेला असतत रूप में पाया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मिडिल लेमेला कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूअस लेयर मानी जाती है। सिर्फ उन्हीं पॉइंट पर होती है जहाँ पर अटैचमेंट होता है। जहाँ सेल टू सेल अटैचमेंट नहीं है मिडिल लेमेला, वहाँ पर प्रेजेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से प्राइमरी सेल वॉल, मुख्य घटक हेमीसेलुलोज, इनकी उपस्थिति याद रहे, फ्लेक्सिबल हैं, लचीली हैं, पानी की एंट्री होती है, इजेक्ट होता है, इसलिए साइज इनका वॉल्यूम चेंज होता रहता है और इसीलिए ये हमेशा जीवित कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर कोलिनकाइमा में भी तो पैक्टिन का जमा होता है बाहरी सरफेस पर, तो हम इसे सेकेंडरी वॉल क्यों नहीं मानते। एक्चुअली कोलिनकाइमा जीवित होते हैं, बाहरी सतह पर पैक्टिन होता है। पैक्टिन को हम सेल वॉल में कंसिडर नहीं करते हैं, वो आउटर सरफेस पर है। सेकेंडरी सेल वॉल की प्रेजेंस प्राइमरी सेल वॉल की लोअर सरफेस पर होती है, इनर साइड से उसका फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी के अगर बाहर है तो हम उसे सेल वॉल कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए प्राइमरी सेल वॉल ही पाई जाती है। मेरिस्टेम में हमेशा प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल की अगर प्रेजेंस की बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ रुकने के बाद बनता है गोल्जी बॉडी के द्वारा, और सेकेंडरी जो सेल वॉल होता है वो प्राइमरी सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में होता है। अपन इस डायग्राम में जरा ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा, ये जो रेड कलर की है वो सेकेंडरी सेल वॉल है, अपर जो लेयर है वो प्राइमरी है, लोअर सेल मेम्ब्रेन है। तो सेकेंडरी वॉल की प्रेजेंस मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में बनती है। जब सेकेंडरी बनना स्टार्ट होती है या बन जाती है तो प्राइमरी का फिर कोई रोल बचता नहीं है, इसलिए या तो वो डिग्रेड हो जाती है या फिर उसकी ग्रोथ अवरुद्ध हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ हम इनके डिफरेंट टाइप्स की स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगले सेगमेंट में चलते हैं सेल वॉल का, वो क्या होगा। तो सेल वॉल के सेगमेंट में हम चलते हैं कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में हम स्टडी करें। एनसीईआरटी में सेल वॉल पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं, इसकी ज़रूरत है हमें, कई जगह इसकी आगे चल के रिक्वायरमेंट आती है, इसलिए सेल वॉल को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल में जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में लिखा है
कि जो प्लांट सेल होती है उसमें पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, ये बात थोड़ी समझने लायक है। तो कहा जाता है कि इस तरीके से एक जाल होता है, छोटे छोटे फाइबर्स का जाल होता है। ये फाइबर्स आपस में कुछ खास फाइबर से कनेक्टेड होते हैं। ये इस तरीके से इन पर क्रॉस फॉर्म में कुछ फाइबर अरेंज होते हैं। एक्चुअली ये फाइबर्स क्या हैं समझने की ज़रूरत है। ये फाइबर्स हेमीसेलुलोज, ये तो यहाँ समझने की बात ये है कि इनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। बीच में अगर अपन देखें तो इसमें अदर कंपोनेंट मौजूद होते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करी जाए, इसमें मैट्रिक्स भी होता है कुछ हद तक। तो लॉन्गिट्यूडनली जो अरेंज होते हैं वो हैं सेलुलोज। ये इसमें सेलुलोज कंपोनेंट है जो कि इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सीधे इलोंगेटेड फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये जो क्रॉस फॉर्म में अरेंज्ड हैं इन्हें हम हेमीसेलुलोज मानते हैं। ये हेमीसेलुलोज सेलुलोज के जो फाइबर होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, उन्हें आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अब जो मैट्रिक्स रीजन है, मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में क्या क्या होना चाहिए? तो मैट्रिक्स में आपको मिलेगा पैक्टिन, इसके बाद में क्यूटिन, सुबेरिन, लिग्निन, वाटर, कुछ में आपको प्रोटीन भी मिल सकता है। ये सारे कंपोनेंट मैट्रिक्स में मौजूद होंगे। क्रॉस फाइबर्स हेमीसेलुलोज से बना हुआ है और ये सेलुलोज को, ये स्ट्रक्चर है इस तरीके से। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक और कंसेप्ट है, एनसीईआरटी में तो ऑब्वियसली इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एक और कंसेप्ट क्या है, कहा जाता है कि 3000 सेलुलोज मिलते हैं तब बनता है एक ग्लूकोज, तब एक बनता है सेलुलोज। ऐसे जब 100 सेलुलोज मिलते हैं तब एक बनता है मिसेल। जब 20 मिसेल आपस में मिलते हैं तब बनता है माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन होता है। एक 250 माइक्रोफाइब्रिल जब मिलते हैं तब बनता है एक मैक्रोफाइब्रिल। मैक्रोफाइब्रिल का मतलब हुआ सेलुलोज फाइबर, सेलुलोज फाइबर, ये प्रेजेंस है। तो इस तरीके से इस पर भी मिसेल पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। यहाँ माइक्रोफाइब्रिल पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने मिसेल मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो ओल्ड कंसेप्ट है लेकिन आज भी क्वेश्चन दे रहा है, तो स्ट्रक्चर के नाम पर हम ये दो चीज़ें समझ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सेल ग्रोथ की बात आती है। आखिर एक सेल में ग्रोथ कैसे होती है, या हम इससे पहले कैविटी को स्टडी कर सकते हैं। इनमें कैविटी कौन कौन सी पाई जाती है? कैविटी,
कैविटी की अगर बात करी जाए, कैविटी जहां पर मिडिल लेमेला की पोजीशन होती है या नहीं होती है, सेल डिग्रेड होते हैं या नहीं होते हैं, उस हिसाब से इनमें हम कैविटी का भी अध्ययन करते हैं। तो कैविटी का मतलब गुहा, तो जहां से कोशिकाएं अपघटित हो जाएं या मॉडिफाई हो जाएं तो वो कैविटी कहलाती है। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान जहां पदार्थों का संग्रह होता है, पदार्थों का संग्रह होता है। अब ये कुछ खास 3 प्रकार के हैं। एक है लाइसोजीनस, इसे कहते हैं लयनजात कैविटी। इसका एग्जाम्पल है सिट्रस फ्रूट, ऑयल ग्लैंड, नींबू में तेल ग्रंथि, ग्लैंड। आखिर होता क्या है कि कुछ जो सेल्स होती हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। डिग्रेड होने के बाद में यहाँ पर एक कैविटी जनरेट होती है और उस कैविटी में इस तरीके से कुछ सब्सटेंस प्रेजेंस होता है, तो हम इसे ऑयल कैविटी नाम देते हैं। अब एक होती है साइजोजीनस, साइजोजीनस कैविटी। साइजोजीनस कैविटी का मतलब होता है कि इसमें सेल के साइज में मॉडिफिकेशन होगा, सेल का साइज चेंज होगा, तो कोशिकाओं में रूपांतरण, कोशिकाओं में रूपांतरण, इस वजह से इनका निर्माण होता है। जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल से बताऊं, सपोज ये इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटर सेल्यूलर स्पेस, तो ये स्पेस क्या होगा, यहाँ का मिडिल लेमेला डिसॉल्व हो जाएगा और जो सराउंडिंग सेल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगी। मॉडिफाई होने के बाद में ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ऐसे। तो यहाँ एक कैविटी बनी है, कायदे से ये जो कैविटी है ये रेजिन कैनाल है, रेजिन कैनाल इन पाइनस, पाइनस के अंदर इसी तरीके से रेजिन कैनाल का फॉर्मेशन होता है, उन्हें हम साइजोजीनस कैनाल कहते हैं। एक होती हैं तीसरा टाइप साइजोजीनस कैविटी। लाइसो का मतलब होता है अपघटन, साइजो का मतलब होता है साइज में चेंज, तो इसमें दोनों वर्क होते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल हम रखेंगे, ये पीएमटी में पूछा जाता है और एनसीईआरटी में एनाटॉमी वाले हिस्से में इसकी रिक्वायरमेंट है। वाटर कैविटी इन प्रोटोजाइलम ऑफ मेज स्टेम, तो कह सकते हैं कि वाटर कैविटी इन प्रोटोजाइलम ऑफ मेज, मेज का मतलब मक्का, मक्के के स्टेम में जो वाटर कैविटी होती हैं जाइलम रीजन में, वो एक्चुअली लाइसोसाइजोजीनस टाइप की होती है। ये इस तरीके से कैविटी हो जाती है। अब हम
इसमें पिट्स की बात करेंगे। आखिर पिट क्या होता है, इनकी ज़रूरत आपको एनाटॉमी में बहुत पड़ेगी, लेकिन हम इन्हें सेल वॉल के अंदर ही स्टडी करते हैं कि व्हाट आर पिट्स। पिट्स मतलब गर्त। तो पिट क्या है? पिट मीन्स गर्त भी कुछ खास स्पेस हैं, पैसेज हैं, यहाँ से सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। सब्सटेंस एक दूसरे में, एक सेल से दूसरे सेल में पास आउट होता है। यह कुछ विशिष्ट संरचना है जो पदार्थों का विनिमय कराती हैं। अब इसमें ये पिट कौन से होते हैं? इसमें पहला पिट है सरल गर्त। सरल गर्त, सिंपल पिट। सिंपल पिट की खास बात क्या होती है? सिंपल पिट उन्हें कहते हैं जिनका सेल वॉल की आउटर और इनर सरफेस पर जो डायमीटर होता है ओपनिंग का वो सेम होता है, इन्हें हम सिंपल पिट कहते हैं। एग्जाम्पल, मोस्टली सेल वॉल, ज़्यादातर सेल वॉल में इसकी प्रेजेंस पाई जाती है। लेकिन दूसरे होते हैं अंतर्वेशित गर्त। अंतर्वेशित गर्त। अंतर्वेशित गर्त को हम अंग्रेजी में कहते हैं बॉर्डर पिट। बॉर्डर पिट की खास बात क्या होती है? बॉर्डर पिट को जरा ध्यान से समझना, ये बड़े काम का है। बॉर्डर पिट में आउटर सरफेस का जो डायमीटर है वो ज़्यादा है और जो इनर सरफेस होता है उसका डायमीटर कम होता है। तो यहाँ इस तरीके से एक खास संरचना होती है जिसे हम टोरस कहते हैं। अगर हम इसे दो सेल वॉल के रेस्पेक्ट में स्टडी करें तो ये बॉर्डर पिट कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ऐसे इनके जो बीच वाला सेगमेंट है ये खास तौर से मिडिल लेमेला से बना होता है। इस पर एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम टोरस कहते हैं। ये उन्हीं पॉइंट पर बॉर्डर पिट्स बनते हैं जहाँ सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन नहीं होता है। तो ये तो हो गई सेकेंडरी सेल वॉल and this is middle lamella and this is torus। ये पदार्थों के विनिमय को एक्सचेंज करता है, वाटर मिनरल के पैसेज को कंट्रोल करता है। हमेशा ये सुबेरिन से बना होता है, सुबेरिन। ये भी इसका टोरस रीजन कहलाता है। ये जस्ट वन साइडेड है और ये दो सेल के बीच का स्ट्रक्चर है टोरस। टोरस सुबेरिन से बना होता है और ये दोनों ही बॉर्डर पिट के स्ट्रक्चर हैं। बॉर्डर पिट की खास तौर से प्रेजेंस पाई जाती है जाइलम के ट्रैकिड एंड वेसल्स में। तो कह सकते हैं कि यह है ट्रैकिड, हिंदी में कहें तो वाहिनिका, मतलब ट्रैकिड्स, एंड वाहिका मतलब वेसल में पाए जाते हैं, में उपस्थित।
इन्हीं के द्वारा विभिन्न पदार्थों का विनिमय होता है, विभिन्न पदार्थों का एक्सचेंज होता है। अब इसके बाद में हमारी स्टडी इनके ग्रोथ के ऊपर होगी। ग्रोथ का जिक्र, ग्रोथ की रिक्वायरमेंट हमें ग्रोथ वाले सेगमेंट में देखने को मिलती है, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक होता है कड़ाधान और एक होता है स्तराधान। तो इसमें हम बात करें ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, तो इसमें ग्रोथ दो तरीके से मिलती है। नंबर 1 कड़ाधान। कड़ाधान वृद्धि, यह है प्राथमिक कोशिका भित्ति का लक्षण है। कड़ाधान में क्या होता है कि जहां पर सेल वॉल डैमेज होती है, जैसे इलास्टिसिटी आती है, वो ज़्यादा खिंचती है, तो उन्हीं पॉइंट पर अगर पदार्थों का डिपोजिशन कर दिया जाए तो हम उसे कड़ाधान वृद्धि कहते हैं। विभिन्न भित्ति के घटक आंतरिक सतह में जरूरत के अनुसार जोड़े जाते हैं, यानी कि रिपेयरिंग होती है। ये कड़ाधान प्राइमरी सेल वॉल में ही पाया जाता है। दूसरी वृद्धि होती है स्तराधान वृद्धि। ये स्तराधान को अपोजिशन भी कहते हैं, कड़ाधान को इंग्लिश में इंटरसेप्शन कहते हैं। ये बातें जरा ध्यान से समझना। साइटोलॉजी का मतलब ही होता है कि आप बायोलॉजी के बहुत सारे सेगमेंट की स्टडी कर रहे हो। आप इन्हें जितने अच्छे से पढ़ोगे आगे चल के उतनी ज़्यादा इजी गोइंग हो जाओगे सब्जेक्ट में, बड़े आराम से चीज़ें समझ पाओगे। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चे साइटोलॉजी को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, या वो इनमें खास शब्दों की वजह से, टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज है इस वजह से इसको लास्ट में पढ़ते हैं। उसके चलते क्या होता है, बहुत सारी जगहों पर इनका यूटिलिटी है, यूज है, उसके चलते वो बातें समझ में नहीं आती। स्तराधान का होगा, स्तराधान का मतलब हो जाएगा कि जब सेकेंडरी सेल वॉल बन रही है तो सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के पैरेलल बनती है, तो इसे हम कहते हैं स्तराधान, यानी कि कंप्लीट लेयर का फॉर्मेशन हो। तो ये है कि यह सेकेंडरी सेल वॉल का लक्षण है, जहां एक स्वतंत्र परत के रूप में भित्ति का निर्माण होता है। ओके, तो ये सेकेंडरी सेल वॉल का कैरेक्टर है। टर्शियरी सेल वॉल आरपीएमटी में पढ़ाया जाता था, लेकिन एनसीईआरटी में इसका डिस्कशन नहीं है, और इस वजह से अब एक और चीज़ है जो आगे काम आएगी। जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तब ट्रैकीड वाले हिस्से में इसकी स्टडी की जाएगी। वो ये है कि आखिर
स्थूलन क्या होता है? स्थूलन, स्थूलन का मतलब है थिकनिंग। थिकनिंग मतलब ये, जब लिग्निन पदार्थ का जमाव ट्रैकीड या वेसल की आंतरिक सतह पर अलग अलग रूपों में होता है, ये 5 स्वरूप में हो सकता है, जैसे कि वलयाकार। वलयाकार का जिक्र एनसीईआरटी ने किया है। जैसे एक ट्रैकीड है, सपोज दिस इज ट्रैकीड। अगर लिग्निन का जमाव इस ट्रैकीड में ऐसे रिंग के फॉर्म में होगा तो हम इसे वलयाकार कहेंगे। दिस इज वलयाकार, मतलब इसे हम कहेंगे एनुलर थिकनिंग। ये एनसीईआरटी में एनाटॉमी वाले हिस्से में है। इसके बाद में दूसरी हो सकती है स्क्लेरिफॉर्म। स्क्लेरिफॉर्म इसे कहते हैं सीढ़ी नुमा ऐसे। और इसमें क्या होता है, इस तरीके से हमें थिकनिंग नजर आती है। तीसरी हो सकती है सर्पिलाकार, स्क्लेरिफॉर्म, सॉरी स्पाइरल। सर्पिलाकार थिकनिंग हमें ऐसे नजर आएगी। सपोज ये सर्पिलाकार थिकनिंग ऐसे, इसी थिकनिंग। एक होगी सर्पिलाकार के बाद में रेटिकुलेट। इसे हम कहते हैं जालिकावत। तो ये जाल सा बनता है यहाँ, कुछ ऐसे लाइक दिस। तो ये जाल जैसा अगर लिग्निन का बनना है तो ये जालिकावत। ये 5 तरीके की होती हैं। और लास्ट है पिटेड थिकनिंग। पिटेड, फिफ्थ इज पिटेड थिकनिंग। ये बात हो गई। अब इसके बाद में फंक्शन ऑफ सेल वॉल पर थोड़ा डिस्कशन किया जाए कि आखिर फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो सबसे पहला बाहरी बड़े घटकों अणुओं को अवरोधित करता है, अवरोधित कर रक्षा प्रदान करता है। पहला काम।
दूसरा कोशिका की आकृति नियंत्रित करता है। नेक्स्ट फंक्शन है कोशिका एवं पादपों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ऐसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसके बाद में यहाँ पर अगली फंक्शन, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये कुछ स्पेशल पॉइंट और बता देता हूँ। स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स के नाम पर हम पढ़ सकते हैं कुछ खास डिपोजिशन, आखिर कौन सा सब्सटेंस कहाँ डिपोजिट होता है। जैसे क्यूटिन जमाव, तो ये होगा क्यूटिकल, क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है। अब है काइटिन, काइटिन कहाँ पाया जाएगा, काइटिन जमाव तो कवक, एपिडर्मिस, कवक कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। इसके बाद में सुबेरिन का जमाव कहाँ होगा, सुबेरिन, तो सुमेरिन का जमाव होगा एक तो कैस्पेरियन पट्टी, पट्टी, टोरस, टोरस भाग, टोरस अभी अभी अपन ने पढ़ा था, बॉर्डर पिट का मिडिल पार्ट है ये टोरस। अच्छा, एक और जगह होती है कॉर्क, कॉर्क भाग, ये एनसीईआरटी में लिखा है कॉर्क भाग। सुबेरिन के लिए एक बात हमेशा याद रखना, सुबेरिन जल के लिए अपारगम्य होता है, गम्य, ये वहीं पाया जाएगा जहाँ पर जल के प्रवेश को अवरुद्ध करना होता है या जल के मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। तो इस तरीके से इस सेल वॉल कंप्लीट होता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरी नज़र में ये पूरा सेगमेंट 100% इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि सेल वॉल में ही सब कुछ लिखा हो, लेकिन बायोलॉजी के दूसरे हिस्सों में भी इसकी डिमांड है। साइटोलॉजी, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी को समझने के लिए भी इनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं और इजी गोइंग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन। तो आप लोग सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा स्टडी करें। ओके, थैंक यू।